नमस्कार साथियों, आज हम संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ही नहीं, अपितु ये कहें कि यह बहुत और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसके सारे नियम हैं और मौलिक अधिकार को अपन मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ। पहली चीज, इसका अर्थ, मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है, और दूसरी चीज मानवाधिकारों से इसकी तुलना, यानी कि मानवाधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर करेंगे जिससे आप मौलिक अधिकारों को ठीक ढंग से पहचान पाएँ। क्योंकि तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो अपने को मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि मानव अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर होते हैं और फिर मौलिक अधिकार वास्तव में क्या होते हैं। अर्थ अच्छे से समझ पे आएगा अगर इन दोनों में अपन तुलना करेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को लेके, दूसरी चीज़ आज जो हम देखेंगे वो है अर्थ के बाद में अपन देखेंगे कि संविधान में इसका स्थान कहाँ पे है, संविधान में स्थान या फिर संविधान में स्थिति कहाँ पे स्थित है। मैंने बताया था संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद, ये मूल संविधान की बातें हैं। बाद में कुछ परिशिष्ट जोड़े गए और अनुच्छेदों की संख्या, भागों की संख्या में वृद्धि भी हो गई, वो सब चीज़ें भी हैं। तीसरी चीज जो पढ़ेंगे वो अपने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, जिससे अपन इसके अर्थ को और ठीक ढंग से जान पाएंगे, विशेषताओं पे नज़र डालेंगे तो। और चौथी चीज़ क्या पढ़ेंगे, चौथी चीज़ इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और उन अनुच्छेदों पे एक बार बात करेंगे। साथियों, सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे आज, लेकिन विस्तृत रूप में अगर इनको देखेंगे तो इसके लिए अपन को कोई अलग पार्ट, अलग टॉपिक फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज संबंधित अनुच्छेदों के बारे में अपन 12 से 35 अनुच्छेद जो हैं उनको ऊपरी तौर से देख पाएंगे, उनका विस्तृत वर्णन, उनको डीपली अगर देखना चाहेंगे तो उसके लिए अपने को अलग से कोई टॉपिक जो कि किसी और दिन बनाएंगे। आज ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसका अर्थ पढ़ेंगे, मानवाधिकारों से तुलना करके देखेंगे तो अर्थ और ढंग से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे कि संविधान में ये कहाँ पर स्थित है। तीसरी चीज़ पढ़ेंगे कि ये विशेषताएं क्या लिए हुए हैं। और चौथी चीज़ कि संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ देखते हैं कि संविधान में इसके अर्थ को कैसे परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए और उसके चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं होगी। आप ये बताइए कि आदमी कहीं पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो और उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं हो, वो गुलाम हो, उसका शोषण होता रहे, तो क्या वो जीवन अच्छे से जी पाएगा? नहीं। बस यही चीज़ है मौलिक अधिकार कि ये हमारे अधिकार हैं, हम समानता के साथ रह सकते हैं, स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं और हमारा कोई शोषण करे तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये सब अधिकार हैं और ये नागरिकों को प्राप्त है, ये सब। तो इसका अर्थ, तो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। यहाँ बंधुओं एक शब्द है चहुमुखी, और इस चहुमुखी शब्द का अर्थ
आप लिख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ठीक ढंग से इनको लिख के और रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चहुमुखी का क्या अर्थ होता है? आदमी का भौतिक विकास, आदमी का बौद्धिक विकास, व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास, यह होता है चहुमुखी विकास। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। जीवन जीना ही काफ़ी नहीं है, जीवन को गरिमापूर्ण और स्वतंत्रता, समानता और शोषण के अलावा, यानी कि शोषण के साथ में नहीं जी के शोषण का विरोध करना, ये जीवन की असली पहचान है। ये तो हुआ अर्थ। अब साथियों एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि मानवाधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में क्या फ़र्क होता है? मानवाधिकार, यहाँ मौलिक अधिकार। मानवाधिकार वे होते हैं जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में जो सबसे बड़ा फर्क होता है, मानव अधिकार किसी देश की सीमाओं से नहीं बंधे हुए रहते, यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको किसी स्थान से मतलब नहीं होता। कोई व्यक्ति शुरुआत में जन्म लेगा तो उसे नहीं पता होता वो भारत में जन्म लिया है, पाकिस्तान में लिया है, कहीं भी लिया है। इस प्रकार से मानव अधिकार किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। अमेरिका का व्यक्ति अगर भारत में आता है और मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त हैं वो भारत में भी उसको प्राप्त होंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधे हुए रहते हैं। भारत का व्यक्ति है, भारत में ही उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, भारत के अलावा दूसरे देश में उसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ये सभी देशों का संविधान ये अलाउ करता है कि किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये संविधान से प्राप्त होते हैं और संविधान के से प्राप्त होने का मतलब ये है कि ये भारत में है तो भारत के नागरिक को प्राप्त होंगे, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के नागरिक को प्राप्त होंगे। तो ये है विस्तृत अवधारणा। विस्तृत का मतलब ये किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। यह है संकीर्ण अवधारणा। संकीर्ण का मतलब इनका दायरा सीमित है, एक देश से संबंधित है, ये पूरे विश्व से संबंधित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु राज्य द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं और ये मानवाधिकारों से भिन्न होते हैं। दूसरी चीज़ अपन ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ पर स्थित हैं। साथियों, ये जो मौलिक अधिकार अपन पढ़ रहे हैं ये लगभग चाहे सेंटर की वैकेंसी हो चाहे राज्य की वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में इस टॉपिक को पूछा जाता है। और ये संविधान का मैंने पहले भी कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज़, हम इसको पढ़ रहे थे कि संविधान में कहाँ स्थित है। तो ये भाग 3 में, संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से भाग 3 में है। और अनुच्छेद इससे संबंधित है 12 से 35। इन अनुच्छेदों की संख्या 24 है और कह करके वैसे बढ़ जाती है, परिशिष्ट इसके ज़्यादा है, परिशिष्टों की संख्या ज़्यादा है। संविधान में भाग 3 में है और इसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा, इसको हिंदी में कहें तो ये होता है अधिकार पत्र। वास्तव में क्या है, देखो बात 1215 की है। 1215 में इंग्लैंड के राजा ने वहाँ के व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए थे और वो अधिकार उसने एक अधिकार पत्र के, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स था, उस डॉक्यूमेंट्स में लिख के और वैसे दिए थे और उसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो भारत में जो संविधान है उसमें भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह एक अधिकार पत्र है और ये किसको दिया जाता है? नागरिकों को। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य के द्वारा। यानी कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करवाए ताकि वो अपना चहुमुखी विकास कर सके। तो ये मैंने आपको संविधान में स्थिति बता दी। अब तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप संविधान में भाग 3 को यानी कि मौलिक अधिकारों को ठीक ढंग से पहचान पाएंगे, तो 3 पे बात करते हैं। तीसरी चीज़ पे, तीसरी चीज है विशेषताएं।
नोटबुक और पेन रखिएगा, ठीक रहेगा, लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज, अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, यानी कि अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है, से विहित। अगर पूछ ले कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। दूसरी विशेषता क्या लिखोगे? दूसरी विशेषता, विश्व में जितने भी संविधान हैं उन संविधानों में मौलिक अधिकारों के बारे में जितना वर्णन किया गया है, सब में सबसे ज्यादा वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। ये बात सत्य है कि हमारा जो ये भाग है मौलिक अधिकारों वाला, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में भी इतना विस्तृत विवरण इनके बारे में नहीं है जितना भारत के संविधान में है। इसलिए सर्वाधिक विस्तृत विवरण मौलिक अधिकारों को लेकर कौन से संविधान में मिलेगा? भारत के संविधान में विस्तृत विवरण। तीसरी विशेषता, किसको प्राप्त होते हैं? तो ये पहली चीज, इससे पहले एक चीज, ये किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यानी कि ये प्रदान कौन करता है? तो इनका स्रोत तो वास्तव में मौलिक अधिकारों का स्रोत तो क्या है? तो स्रोत तो है संविधान, स्रोत संविधान। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध। ये स्रोत का मतलब हो गया कि अपने को मौलिक अधिकार कहाँ से मिलते हैं? संविधान से मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों में कोई कमी हो रही है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप किसके खिलाफ प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाओगे? राज्य के खिलाफ जाओगे आप कोर्ट, कि मुझे राज्य है वो ये अधिकार नहीं दे पा रहा है। पांचवी चीज ये है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है। अब यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो नागरिक, कुछ केवल नागरिकों को, जबकि कुछ समस्त व्यक्तियों को। प्राप्त क्या समझे? कुछ केवल नागरिकों को, नागरिकों से संबंध, नागरिक और व्यक्तियों में क्या अंतर है, इस बात को आप समझो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ केवल नागरिकों को जबकि कुछ समस्त व्यक्तियों को, अब व्यक्तियों और नागरिकों में क्या फर्क है? देखिए, नागरिकता एक देश की मिलती है, हमारे कहीं पे दो दो देशों की भी ले सकता है आदमी, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको पिछली बार प्रकृति वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भारत की नागरिकता रहेगी तो भारत की ही रहेगी, उसके अलावा और कोई नागरिकता नहीं रहेगी। किसी देश की नागरिकता अगर आदमी प्राप्त कर लेता है भारत का, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। समस्त व्यक्तियों से मतलब इसमें विदेशी व्यक्ति भी आ जाते हैं, विदेशी नागरिक, कानूनी नागरिक, कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति कौन होता है? तो कानूनी व्यक्ति से संबंधित कोई संस्था है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उनको भी कानून की नज़र में व्यक्ति ही माना जाता है। तो नागरिकों से संबंधित यानी कि जो भारत का नागरिक है उसको प्राप्त हैं, जबकि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो समस्त व्यक्तियों को, जिसमें मैंने आपको बताया कि विदेशी नागरिक भी होंगे और कानूनी व्यक्ति भी होंगे। अब केवल नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से हैं और समस्त व्यक्तियों को कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 12 से और 35 तक में 14 से 32 तक जो अनुच्छेद हैं वो अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बाकी उनकी परिभाषा अन्य अन्य प्रकार से करते हैं, व्याख्या करते हैं उनकी, और वो कैसे है क्या है। जो 12 और 13 और 33, 34, 35 वो अलग हैं। तो इनमें से 14 से 32 में देखिए आप, एक तो 15, एक 16, एक 19, एक 29 और एक 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा 14 से 32 तक जो हैं वो सारे के सारे किसको प्राप्त हैं? इनको छोड़ दें तो बाकी के सभी को है, यानी कि ये नागरिकों को भी है और अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। कौन कौन से हो गए? 14 हो गया, बात कर लेते हैं, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, ये
और 32 तो फिर अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो नागरिक भी जाएगा और विदेशी व्यक्ति अन्य कोई है तो वो भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये है इसकी पांचवी विशेषता। छठी विशेषता पे बात करेंगे तो ये मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं। न्यायोचित का अर्थ क्या है? एवं न्यायालय द्वारा गारंटी। अगर किसी कारणवश राज्य मौलिक अधिकार प्रदान नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसी विधि लागू हो गई है, ऐसा नियम लागू हो गया है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हनन हो रहा है उनका, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए अपनी अपील दायर कर सकते हैं। ये न्यायोचित हैं और न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है और न्यायालय को ये पावर है कि वो आपको मौलिक अधिकार प्रदान करवाए राज्य के द्वारा। सातवां क्या है? निलंबन। अगर देश में कभी आपदा आती है, आपातकाल लगता है और आपातकाल की वजह से देश में एकता, अखंडता या फिर लोक व्यवस्था पे कोई खतरा मंडराता है, उस दौरान इनका निलंबन किया जा सकता है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो अपन बाद में बात करेंगे जिनका निलंबन हो सकता है, कौन कौन से हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपने को ध्यान रखना है कि ये निलंबन किए जा सकता है। इनका निलंबन का मतलब स्थगित किया जा सकता है, कुछ समय तक रोक लगाई जा सकती है कि मौलिक अधिकार ये कुछ समय के लिए सब नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे। कारण कि अगर देश की एकता को, अखंडता को या फिर बात करें लोक व्यवस्था को कोई खतरा होता है तो इनको स्थगित किया जा सकता है। आठवीं चीज इनकी न्यायोचित है, निलंबन इनका किया जा सकता है। अस्थायी है। अस्थायी का मतलब इनमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन योग्य। लेकिन वो संशोधन कैसे किया जाएगा? संशोधन में एक बात अवश्य ध्यान रहेगी कि संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान की जो मूल मंशा है, संविधान क्या चाहता है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा नवीं विशेषता क्या है? कुछ सैन्य बल जो हैं, पुलिस फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों में, सैन्य बलों के मौलिक अधिकार जो उनमें व्यक्ति होते हैं उनके मौलिक अधिकारों में संसद को पावर है कि कमी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है, की जा सकती है। एक 10वीं विशेषता ये भी है। 10वीं विशेषता ये है कि सैन्य शासन के दौरान, अगर जैसे मान लो देश में सैन्य शासन लग गया और सैन्य शासन के दौरान इनके क्रियान्वयन में रोक लगाई जा सकती है। सैन्य शासन के दौरान क्रियान्वयन में रोक। एक 11वीं है। 11वां है वो ये है प्रवर्तन। इनमें से कुछ अनुच्छेद यानी कि कुछ मौलिक अधिकार है वो स्वप्रवर्तनीय है, खुद ही लागू हो जाते हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए संसद या संसद को कानून अलग से बनाना पड़ता है। तो प्रवर्तन तो कुछ हैं स्वतः प्रवर्तनीय, जबकि कुछ संसद द्वारा प्रवर्तित। संसद चाहे तो उनको लागू कर सकती है और उनमें कमी भी कर सकती है, उनमें बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसा कुछ संसद द्वारा प्रवर्तित। ये 10-11 मोटी मोटी विशेषताएं हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस मौलिक अधिकारों का अच्छे से अंदाज़ा लगा पाओगे कि वास्तव में इनकी मंशा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों में पहली चीज़ अपन ने जो पढ़ी थी, पहली चीज़ ये पढ़ी थी
कि इनका अर्थ क्या है, मानवाधिकारों से इनकी तुलना करते हैं तो मानवाधिकारों में मौलिक अधिकारों में फर्क क्या है, दूसरी चीज संविधान में इनकी स्थिति कहाँ है, तीसरी चीज विशेषताएं, और चौथी चीज जो आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान में कितने प्रकार के हैं। तो अब मौलिक अधिकारों के प्रकार, चौथी चीज क्या देखेंगे, मौलिक अधिकारों के प्रकार। साथियों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के दिए गए हैं और 7 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में एक नज़र दौड़ाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार हमें जो दिया गया है वो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं, और इनमें कहाँ कहाँ डायरेक्ट का मतलब ये अपीलीय न्यायालय और प्राथमिक न्यायालय, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकारों के मामले में अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे मिले हैं कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चौथा कौन सा है, चौथा एक स्वतंत्रता का अधिकार है, सामान्य स्वतंत्रता। एक है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके प्रति उपासना आचरण, उसकी पूजा पाठ जो भी है उससे संबंधित चीज़ें वो आप कर सकते हैं। पांचवा कौन सा है, पांचवा मिला हुआ है अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और सांस्कृतिक एवं धर्म संबंधी अधिकार। धर्म में धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा कौन सा है, तो देखिए पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं धर्म संबंधी अधिकार। और छठा, अगर इनमें से कोई आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो उनका ट्रीटमेंट यानी कि कैसे मिलेगा आपको, तो इसको कहते हैं अपन संवैधानिक उपचारों का, छठा और दिया हुआ था पहले, अभी मूल संविधान में था, अभी नहीं है, छठा था संपत्ति का अधिकार। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये मूल संविधान में जो मिले हुए थे 7 प्रकार के थे, मूल संविधान की बात है, ये मूल संविधान में। छठा, सातवां कौन सा था, ये अगर 6 आपको नहीं प्राप्त होते हैं तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके और उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ हमें देखने वाली बात यह है कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये वो अधिकार है जो ये 6 नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये है। और ये कहाँ कहाँ कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक है, तो भाग 12-13 अनुच्छेद अलग है। यहाँ समता का अधिकार 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत दिए गए हैं। और अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से में दिए गए हैं, तो आप यहाँ 29 और 30 में दिए गए हैं। और जो संपत्ति का अधिकार था, अभी नहीं है वर्तमान में, लेकिन पहले था, तो
ये कौन से अनुच्छेद के तहत था? 31 के तहत। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से में है? 32 में। ये तो बात है मूल संविधान की। लेकिन बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक संशोधन हुआ था संविधान में। अभी तक 106-7 संशोधन हो चुके हैं। और संशोधन क्या होते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन में कोई नई चीज़ जोड़ना संविधान में, या फिर किसी चीज़ को हटाना, या फिर किसी चीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक करना, ये 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में यहाँ से निकाल के, मौलिक अधिकारों से निकाल के कानूनी अधिकार में ले जाया गया। कानूनी अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार कहाँ है? तो ये भाग 12 में है। ये अभी पिछले रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है भाग 31 से कहाँ पे ले जाया गया है। तो भाग नहीं पूछ के इसमें यह पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में ले जाया गया है। तो 300 के अनुच्छेद 300 के तहत ले जाया गया। तो अभी आपको ध्यान रहना चाहिए कि मूल संविधान में ये था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अभी इस जो वर्तमान में है संपत्ति का अधिकार, ये कौन से अधिकारों में है? कानूनी अधिकारों में है। तो अपन इसको भूल जाएं एक बार और ये माने कि वर्तमान में यह संविधान अनुच्छेद है और ये अधिकार है, ये वर्तमान संविधान में नहीं है, नए संविधान में नहीं है, मूल संविधान में थे। इस तरीके से अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी संख्या बची हुई है मौलिक अधिकारों की? तो वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और धर्म संबंधी शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार मिले हुए हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 14 से 18 में समानता का, 19 से 22 में स्वतंत्रता का, 23-24 में शोषण के विरुद्ध, 25-28 में कौन सा? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का, 29-30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि ये 5 प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप इसका उपचार क्या है? इसका उपचार आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके उनको प्राप्त कर सकते हो। ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी अपन 4 चीज़ें कौन सी पढ़ चुके हैं? पहली चीज़ अपन ने पढ़ी तो वो ये पढ़ी कि अर्थ, मौलिक अधिकारों का अर्थ और मानवाधिकारों से तुलना। दूसरी चीज क्या पढ़ी अपन ने? संविधान में यहाँ कहाँ स्थित, ये कहाँ पर स्थित है, इनकी स्थिति। तीसरी चीज अपन ने कौन सी पढ़ी? मौलिक अधिकारों की विशेषता। और चौथी चीज अपन ने क्या देखी? चौथी चीज अपन ने संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो मूल संविधान में और नए वर्तमान वाले संविधान में संख्या, इनकी संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मूल संविधान में 7 प्रकार के थे मौलिक अधिकार, और वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। तो ये 6 प्रकार हैं, आप लिख लीजिए एक बार। अब देखेंगे अपन इनसे संबंधित अनुच्छेद एक एक करके, और फिर सभी अनुच्छेदों को पार्ट वाइज पढ़ेंगे आराम से। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आगे की क्लासेज में अपन देखेंगे, और सभी को उनसे संबंधित कोई वाद है, उनसे संबंधित कोई परिशिष्ट हैं, जैसे 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), ये सब डीपली पढ़ना है। तो आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में अपन इन सब को देखेंगे। आज अपन क्या देखेंगे? आज अपन देखेंगे कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद क्या क्या है। तो पहला अनुच्छेद इसमें भाग 3 में तो 12 है। 12 में क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा। मित्रों, यहाँ राज्य शब्द का वो अर्थ नहीं है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। यहाँ राज्य शब्द से क्या समझ में आता है? तो राज्य से संबंधित चीज ये है कि जैसे देश की संसद हुई, देश की सरकार हुई, राज्य की सरकार हुई, राज्य की विधानसभा हुई, या फिर राज्य, या यो कह दें कि अपन देश या राष्ट्र से संबंधित, अब चाहिए संबंध उनका प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
राष्ट्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई भी संस्था क्या कहलाती है? राज्य। यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है जिसको राज्य से डायरेक्ट सहायता मिल रही है या अंशतः अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिल रही है, या फिर कोई भी ऑफिस है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। और फिर डीपली बाद में पढ़ेंगे। 13 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। मित्रों, बड़ी अचंभे वाली बात है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, और विद्वानों ने उस टाइम कहा भी था कि अनुच्छेद 13 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो इसी अनुच्छेद को भूल जाते हैं। आज भी हम देखेंगे कि अनुच्छेद 13 के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसको छोड़ दिया जाता है। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, इसमें दो चीज़ें दी गई है मित्रों, मोटे तौर पे दो चीज़ें दी गई है। पहली चीज़, यो मान लीजिए कि अभी संसद ने कोई नियम बनाया, या फिर संसद द्वारा जो भी पावर में है चीज़ें, जो कोई भी संस्था है, कोई भी प्रथा चली आ रही है, कोई भी नियम संसद ने बनाया, या फिर कोई प्रथा है देश में जो चल रही है, कोई भी जैसे संस्थाएं हैं तो संस्थाओं के नियम हैं, अधिनियम है, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया है, और इनके जारी करने से मैंने जो 6 मौलिक अधिकार बताए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये 0 हो जाएंगे। एक तो ये बात लिखी हुई है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, इसका मतलब है कि संसद या संसद के अधीन आने वाली कोई भी संस्थाएं कोई नियम बनाती है, अधिनियम बनाती है, कोई प्रथा प्रचलित कर रखी है, या राष्ट्रपति राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं, और उसकी वजह से, इनकी वजह से, इन सब की वजह से मौलिक अधिकारों में कोई कमी होती है, यानी कि लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनमें कोई कमी आती है, तो मौलिक अधिकारों में कमी होने की बजाय ये सारी क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। शून्य का मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये बात कौन से में लिखी हुई है? 13 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो? तो इसमें ही लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में कि अधिनियम बनाने से, कोई प्रथा प्रचलित करने से, कोई नियम बनाने से, या कोई अध्यादेश जारी करने से मौलिक अधिकारों में कोई कमी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हो? तो हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा सकते हो, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, और 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट एक और रिट जारी करता है 6 प्रकार की, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और ये सब दोनों बातें कौन से में लिखी हुई है? ये अनुच्छेद 13 में लिखी हुई है। और ये पहली बात कौन सी कि असंगत विधियां होंगी तो वो अप्रभावित हो जाएंगी, यानी कि उनका वो प्रभाव में नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, कैसे प्रभाव में नहीं रहेंगी? आदमी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो रिट जारी करके और क्या कर देगी? उनको अप्रभावी कर देगी, इन नियमों को, प्रथाओं को, अध्यादेशों को, इनको। दूसरी चीज़, 13 में ही विधि को परिभाषित किया गया है। विधि की परिभाषा कौन से में है? विधि को परिभाषित कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 13 में। तो 12-13 मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे कि 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? राज्य वो है जो राष्ट्र या फिर राष्ट्र से संबंधित कोई भी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चल रही हो राष्ट्र के द्वारा या राष्ट्र के सहयोग से चल रही हो, तो वो सब राज्य की परिभाषा में आती है। 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। विधि की परिभाषा इसमें दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। उनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, और कैसे नियम, अध्यादेश वगैरह कैसे अप्रभावी होते हैं, ये 12 और 13 में दिए गए हैं। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन 14। आप एक एक अनुच्छेद को लिखते हुए चलिए और बाद में इनका रिवीजन करिए, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई है मित्रों। एक बात, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता।
विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें कहता है कि सब बराबर, विधि के सामने सब बराबर होंगे, विधि की नज़र में सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये पहला कॉन्सेप्ट कहता है विधि के समक्ष समानता। दूसरा वाला क्या कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान के साथ समान व्यवहार। उदाहरण के साथ समझाता हूं दोस्तों। यहाँ 100 व्यक्ति हैं और 10 उनमें से कोई मान लो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित हैं और 90 हैं वो बिल्कुल ठीक अवस्था में है, तो उनमें जो कोई भी कंपटीशन होगा तो उनमें से 10 को अलग नज़र से नहीं देखा जाएगा, जबकि इसका मतलब है कि 100 के 100 को समान नज़र से देखा जाएगा, कोई उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जो थोड़े पीड़ित हैं या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको अलग नज़र से देखा जाएगा, और जबकि जो सही है उनको अलग नज़र से देखा जाएगा। आरक्षण वाली जो व्यवस्था है वो इसमें आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि 14 में 2 चीज़ें दी हुई है, पहली विधि के समक्ष समानता, दूसरी विधियों का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें डाइसी के अनुसार कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। व्यक्ति फिर भी भेदभाव कर सकता है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये डाइसी कहता है। डाइसी कहाँ का? ब्रिटेन का एक विद्वान था। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, और इसी के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है वो दूसरे वाले के तहत है। कौन से के तहत है? दूसरे वाले के तहत। तो आपको 14 में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, और ये 14 में जो अपना है समता का अधिकार। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समता और समानता में अंतर है। समता के तहत यह आता है कि जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दी जाए, और समानता में उसको ज़रूरत नहीं देखने के बजाय सबको समान तरीके से चीज़ों को बांटना। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, सामने 100 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं 100 रुपये के 1-1 रुपये बांटूंगा, तो ये तो है समानता। अब मैं दूसरी चीज़ ये करूंगा कि जैसे मेरे सामने 100 व्यक्ति बैठे हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और किसी को ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे नहीं दूंगा, और किसी को 2 रुपये की ज़रूरत है तो उसको वो 2 रुपये दूंगा। इस तरीके से बांटना, ये क्या कहलाता है? समता। तो अपने यहाँ कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। जैसे आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण वाली व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन में नहीं है। ये कौन से में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई राज्य, कोई भी राज्य, यहाँ राज्य का अर्थ मैं आपको 12 में बता चुका हूँ कि राज्य 5 आधार पे, किन आधारों पे? 5, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे क्या नहीं करेगा? भेदभाव। तो अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं। अनुच्छेद 15 कि राज्य केवल, इसमें यह लिख रखा है कि इन आधार पे, बाकी आधारों पे कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 5 आधार? तो यहाँ 5 आधार ये हैं कि राज्य केवल, एक तो जाति, किसी व्यक्ति की जाति के आधार पे, किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पे, कोई व्यक्ति स्त्री है कि पुरुष है इस आधार पे, और किसी का जन्म स्थान कहाँ से है इस आधार पे, और किसी का मूल वंश क्या है इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कौन से में है? अनुच्छेद 15 में। दोस्तों समय की अपनी सीमा है, और फिर क्या है, अपन इन अनुच्छेदों को अपने यहाँ ऊपर से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। कारण यह है कि याद रखने में समस्या नहीं आएगी। बाद में जब देखेंगे तो इनमें डिटेल से देख लेंगे दूसरे टॉपिक में। यहाँ बात कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य केवल जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव, आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है? इनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये 3 कोई इनमें से दे देगा, एक कोई अन्य दे देगा, या फिर ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा है, तो एक यहाँ से दे देगा, 3 कोई अन्य चीजें दे देगा। प्रश्न में पूछ लेगा कि 15 में कितने आधार बताए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 5 आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) में क्या है? जो अपने गाँवों में तालाब हैं, गाँव में, शहर में, कहीं पे भी तो तालाब हैं, कुएं हैं, उद्यान हैं। 15(2) में ये कहा गया है कि तालाब, कुआं, उद्यान वगैरह में इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। तीसरे में क्या कहा गया है? भाग 3 में कहा गया है कि बच्चों को और महिलाओं को,
बच्चों को और महिलाओं को अलग से सुविधाएं दी जा सकती है। अब ये अपवाद हो गया इसका। पहले तो कह रहा है कि लिंग के आधार पे या जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और फिर अब कह रहा है कि बच्चों को, महिलाओं को दिया जा सकता है। ये 15(3) में है। बच्चों को कैसे, तो आपने देखा होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भेदभाव भी एक तरीके से, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक यानी कि राज्य के पक्ष में है, इससे राज्य का कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं के तो जैसे अपन स्थानीय स्वशासन में देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत और नगर निकायों के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं की रिजर्व सीटें होती है। ये कौन से में है? 15(3) में। 15(4) में क्या कहता है? 15(4) पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में किसको? SC को, ST को, OBC को, इनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये 15(4) में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई चीज है। 15(5) क्या कहता है? 15(5) कहता है, ये देखो निम्न शिक्षा की बात करता है, निम्न 12वीं तक की शिक्षा। ये 15(5) हायर शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी आरक्षण है। तो दोनों ही बात करते हैं किसकी? शिक्षा की। उच्च शिक्षा में आरक्षण ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये 93वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 2006 में। तो आपको मैं फिर से बता दूं, अनुच्छेद 15 में क्या क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में ये लिखा हुआ है कि तालाब हैं, कुएं हैं और कोई भी सामाजिक चीजें हैं, उनमें इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) में कहता है कि बच्चों को और महिलाओं को राज्य के पक्ष में आरक्षण दिया जा सकता है। 15(4) क्या कहता है? 15(4) कहता है कि प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा में आरक्षण दिया जा सकता है। 15(4) में महिलाओं को आरक्षण, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 15(4) को जोड़ा गया। उच्च शिक्षा में आरक्षण 15(5) कब? 93वां संविधान संशोधन 2006 में। ये उच्च शिक्षा में भी आरक्षण SC, ST को और OBC को दिया जा सकता है। तो शिक्षा संबंधी आरक्षण और महिलाओं और बच्चों को आरक्षण, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? 15 के तहत। क्या कितने प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा? 5 प्रकार से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो देखो, अनुच्छेद 15 में तो 5 आधार बता दिए और उन आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और शिक्षा में आरक्षण की बात और महिलाओं को सामाजिक आरक्षण की बात, ये कौन से में की गई है? 15 में की गई है। लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए, 15 में ही एक बात है, 15(4) में ही, कि जैसे सामाजिक आरक्षण, सामाजिक और शैक्षणिक। तो शैक्षणिक तो मैंने बता दी आपको कि प्राथमिक शिक्षा में, सामाजिक में जैसे अपने मेले वगैरह होते हैं तो रिजर्व सीटें होती है, ये कौन से के तहत होती है? 15(4) के तहत होती है। 16 में क्या 16 में क्या है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। फिर भी आप देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो ये अनुच्छेद 16 में ही इसका अपवाद दिया गया है और अनुच्छेद 15 की तरह ही बात करी गई है। लेकिन एक एक अनुच्छेद को फिर डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि अब आपको इतना पता रहना चाहिए कि नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो नौकरियों में आरक्षण 16 के तहत है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है, लेकिन संविधान में आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहाँ अस्पृश्यता का संबंध, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत इसी अनुच्छेद संविधान में लिखा हुआ है कि व्याकरणीय अर्थ नहीं लगाया जाएगा। व्याकरण का मतलब जो व्याकरण में अर्थ होता है या साहित्यिक रूप से जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं होगा। अस्पृश्यता का अर्थ होगा ऐतिहासिक रूप में। ऐतिहासिक कैसे? तो आप अपन सब इतिहास पढ़े, थोड़ा बहुत इतिहास अपन ने पढ़ा हो तो पिछले राजा महाराजाओं को या जो भी वर्ण व्यवस्था को इनको पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था का उद्गम हुआ और जातिगत व्यवस्था में अस्पृश्यता चली आ रही थी। उसी हिसाब से इसको देखा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत कौन से में है? इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में देखो क्या है,
अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को असमानता की नज़र से, मतलब समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कानून की नज़र में सब समान होंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 18 में एक चीज़ और कह दी। देखो 15 में तो 5 आधार बता दिए कि इन आधार पे नहीं होगा, 16 में एक अलग आधार बता दिया कि इस आधार पे कोई भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, फिर खुद ही कह देता है कि होगी, लेकिन किसके लिए होगी? जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए अपन काम कर सकते हैं, और वो मुख्य धारा में जब आ जाएंगे तो देश अच्छे तरीके से प्रगति करेगा। ये बात कौन से में है? 16 में है। 17 में है कि अस्पृश्यता, अपने देश में छुआछूत एक बड़ी समस्या है, तो उससे बचने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। और इसी के तहत 1955 में अधिनियम भी बनाया गया था, अस्पृश्यता अधिनियम, और इसमें संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये सब डिटेल की बातें हैं, फिर कभी करेंगे। अनुच्छेद 18 में एक प्रकार से असमानता और हो सकती है। कैसे? पहले अपने यहाँ राजा महाराजा होते थे तो वो अपने साथ में बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगा लिया करते थे, और इसी से एक एहसास ऐसा सा होता था हर किसी आदमी को कि यार ये मतलब किसी के नाम के आगे बहुत सारे शब्दों को जोड़ देना अपने आप में एक असमानता को जन्म देना सा था। तो इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियाँ केवल 2 प्रकार की लगा सकते हैं। उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का अंत सेना में जो कुछ उपाधि होती है वो, और विद्या संबंधी सेना एवं, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, बात सही है, लेकिन इसमें कौन सी उपाधियां लगाई जा सकती है? तो एक सेना संबंधी उपाधियों को लगाया जा सकता है और एक विद्या संबंधी उपाधियों को लगाया जा सकता है, बाकी कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते। तो उपाधियों का अंत कौन से में? अनुच्छेद 18 में। एक बात और है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान ये दिए जाते हैं, लेकिन इनको नाम के आगे और पीछे नहीं लगाया जा सकता। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ समानता का अधिकार अपन ने पढ़ लिया। समानता के अधिकार में अपन ने देखा कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 कितने आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं। 14 में क्या है? 14 में 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में क्या है? 5 आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और शिक्षा में और सामाजिक आरक्षण 15 में है। 16 में नौकरियों में आरक्षण और रोजगार में सबको समानता। ये कौन से में? 16 में। अस्पृश्यता का अंत कौन से में है? 17 में। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो ये हुआ समानता का अधिकार। अभी कौन सा देखेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। एक एक अनुच्छेद को डीपली पढ़ेंगे। इसके लिए जैसे समानता के लिए एक टॉपिक रख लेंगे, स्वतंत्रता के लिए एक टॉपिक रख लेंगे, कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर देख लेंगे। अभी सेट का ही चल रहा है, इसके साथ में ऐसा नहीं है कि सेट का बैच चल रहा है तो रीट वाले इसको नहीं पढ़ सकते। ये सभी के काम आने वाली चीज़ है, मौलिक अधिकार, और इसको अपन पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि एक टॉपिक में समाहित नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैंने पहले बता दिया आपको कि एक एक मौलिक अधिकार के लिए एक एक अलग से टॉपिक बना के मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। अब देखेंगे दूसरा कौन सा? तो स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार अपन ने 14 से 18 तक पढ़ा समानता का अधिकार, 19 से 22 तक पढ़ेंगे कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 बंधु, अनुच्छेद 19 में कहा गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है। A, B, C, D, E, F, 6 प्रकार की। एक और थी संपत्ति की, जो मैंने आपको बताया 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है 1978 में। 31 में भी थी और 19 जी में भी थी, लेकिन अभी हटा दी गई है। ए में क्या कहा है? वाक यानी बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां वाक और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? वाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब आप बिन बोले भी किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख के अभिव्यक्त कर सकते हैं, इशारों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो वाक की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी चीज़ विशेषताओं में, मुझे एक चीज़ याद हो रही है, विशेषताओं में वहाँ आप एक चीज़ लिख सकते हैं,
विशेषता जहां मैंने लिखाई थी, तो विशेषता में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, ये जितने भी अधिकार हैं ये असीमित नहीं हैं। असीमित का मतलब कि ये स्वतंत्रता समानता ये असीमित नहीं है, राज्य इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि नागरिक को फ्री कर दिया और वो कुछ भी कर सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पे देश की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं हो, उस आधार पे राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो असीमित हैं। असीमित का मतलब ये सीमाओं से बंधे हुए हैं, नागरिक पूरी तरह से फ्री नहीं है। बात करते हैं दूसरा, तो शांतिपूर्ण सभा का। हथियारों के, बिना हथियारों के आप सभा कर सकते हो, संगम कर सकते हो, शांतिपूर्ण सभा, ये दूसरा का अधिकार। तीसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता तीसरे प्रकार की कौन सी है? तो आपने सभा कर ली, आपको लगा कि हमारे विचार सबको पसंद आए, तो आप क्या बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। तो संगठन बनाने का अधिकार। आपने संगठन बनाया और आपको लगा कि ये संगठन के जो विचार है एक जगह पे नहीं रहने चाहिए, पूरे देश में फैलने चाहिए, तो आप क्या है, विचरण का अधिकार। विचरण यानी कि चारों तरफ देश में कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण का अधिकार। ये छठा, आप जैसे कहीं गए कोई जगह, आपको लगा कि जरूरी लगा कि मुझे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से यहाँ बसना चाहिए, तो बसने का अधिकार। ये कौन से में है? कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार। ये 19 में है। एफ में क्या है? अब वहाँ बस गए, आप स्थायी तौर पे बसे हो, अस्थायी तौर पे बसे हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन फिर आपको ये भी कुछ रोजगार वगैरह की भी आवश्यकता होगी, तो रोजगार की या जीवन वृत्ति की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी जाओ तो वहाँ कमा के खा सकते हो। तो कौन कौन सी हो गई 19 में? वाक और अभिव्यक्ति की, दूसरी कौन सी? शांतिपूर्ण सभा की, तीसरी संगठन की, चौथी विचरण करने की, विचरण देश में कहीं भी विचरण करने की, और कहीं विचरण कर रहे हो तो बसने की स्वतंत्रता, और फिर कौन सी? रोजगार की स्वतंत्रता या जीवन वृत्ति की स्वतंत्रता। ये 19 में आ जाती है। अनुच्छेद 20 में क्या है? ये संपत्ति वाला है, मैंने बता दिया आपको, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें क्या क्या है? तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध ना करने पर सजा नहीं दी जा सकती, अपराध ना करने पर सजा नहीं। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उस टाइम जो सजा का प्रावधान है वही सजा होगी, दूसरी प्रकार की सजा नहीं हो सकती। यानी कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कोई सजा थी वैसी सजा दे दे या अब कोई नई सजा बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। सजा समय, सजा का समय कौन सा होगा? वो जो इसको कहते हैं कोई पूर्व पद प्रधान नहीं, यानी कि पहले वाली और अब वाली कोई सजा नहीं दी जा सकती। जिस समय अपराध किया है उस टाइम जो सजा का प्रावधान था वही सजा दी जा सकती है। कारण क्या रहा होगा? कारण ये रहा होगा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई सजा अपराध कर दिया और उसका विरोधी व्यक्ति कहीं संसद में बैठा हुआ है और उसको लगे कि अब मैं नियमों में चेंज कर दूं, ऐसा ही हुआ होगा, तो और इसको उस नियम के तहत सजा नहीं देके नए वाले नियम के तहत सजा दे दूं, या फिर उसका बड़ा ही तेजी आदमी हो तो सजा में लचीलापन ले आए, विरोधी आदमी है तो कठोर कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। जिस समय अपराध किया है उस टाइम जो सजा है उसी हिसाब से सजा मिलेगी। ये कौन से में है? अनुच्छेद 20 में। तीसरी चीज और लिखी हुई है, अपराध ना करने पर सजा नहीं दी जाएगी, सजा का समय रहेगा वही जहां जब अपराध किया है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये लिखी हुई है, एक अपराध हेतु एक सजा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और हत्यारों को क्या हुआ? पकड़ लिया गया और उनको जेल में रखा गया।
और लगभग 2004 तक उनको फांसी की पहले तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी। मद्रास हाई कोर्ट की फांसी की सज़ा का बाद में फिर ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फांसी की सज़ा 2004 में राष्ट्रपति को पास गए वो सज़ा माफ़ करवाने के लिए, और फिर राष्ट्रपति ने उसको 2011 तक पटक के रखा। 2011 में राष्ट्रपति ने कहा कि इनको फांसी की सज़ा दे दो। अब देखिए, राष्ट्रपति ने फांसी की सज़ा देने के लिए कह दिया, इसका मतलब अब क्या हुआ, अब फांसी की सज़ा हो जानी है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद में फिर कोई है ही नहीं जहां वो अपील कर सके। लेकिन क्या हुआ, वो वापस से उस मैटर को कहाँ ले गए, मद्रास हाई कोर्ट में। और इस बार मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी अचंभे वाली बात कही कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जा सकती है, एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, और इसी वजह से इनकी फांसी की सज़ा को टाल दिया जाता है। क्यों, अभी सज़ा हुई कहाँ है। तो कोर्ट ने तर्क क्या दिया कि इन्होंने अपराध किया 1991 में, और 2011 आज है, 1994 से ये कहाँ रह रहे हैं, जेल में। 2011 तक जेल में रह चुके, कितने साल रह लिए, 17 साल, और 17 साल की जेल भुगत चुके। उसके बाद में अब फांसी दोगे तो दो प्रकार की सज़ा हो जाएगी कि नहीं होगी, तो फिर क्या हो। अब फिर अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन सा है, अनुच्छेद 21। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कितना विस्तृत है, इसको लेके बहुत सारे विवाद रहे हैं। अनुच्छेद 21A नया जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में हुआ 86वां संशोधन, और उसके तहत आप सबको पता है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये कौन से में है, 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन के तहत 21A में है। कौन सा अनुच्छेद है, 21A। क्या कहता है कि ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये पहले 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उससे पहले कहाँ पर था, ये पहले इसकी स्थिति अनुच्छेद 45 में थी। अनुच्छेद 45 कहाँ है, तो अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत था इसको, लेकिन अभी अनुच्छेद 45 से निकाल के ये 21A में आ गया। इसका मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें लिखी हुई है उनको लेके अपन कोर्ट में नहीं जा सकते, बाकी चीज़ों को, ये जो लिखी हुई है मौलिक अधिकारों में, इनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये पुख्ता चीज़ हो गई, और ये बच्चों को राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ देनी ही पड़ेगी। तो 45 में भी क्या डाल दिया गया, तो 45 में जब पढ़ेंगे आसानी रहे तो इसके लिए मैं बता दूं, ये भी 86वां संविधान संशोधन के तहत ही इसमें नई चीज़ जोड़ दी गई कि 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, 45 के तहत। तो अपन 21 पढ़ चुके, 21A पढ़ चुके, 20 पढ़ चुके, और 20 में आपने देखा कि एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी, अपराध ना करने पे सज़ा नहीं दी जाएगी, अपराध के जो समय सज़ा का प्रावधान था उसी के तहत सज़ा दी जाएगी। ये कौन से में है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 22 लास्ट स्वतंत्रता का अधिकार है, ये क्या है, अनुच्छेद 22 को एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए अलग से टॉपिक रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि गिरफ्तार 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। यदि किसी आदमी ने कोई अपराध कर दिया है और उसको दंड स्वरूप पकड़ा जाता है तो या गिरफ्तार किया जाता है। एक गिरफ्तारी तो इस प्रकार की कि अपराध करने पे गिरफ्तार, लेकिन एक क्या होता है कि इस आधार पे गिरफ्तार करना कि यह आदमी भविष्य में अपराध करेगा और उस अपराध से बचने के लिए उसको पहले ही गिरफ्तार करना
तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण कौन से में है? 22 में। इसको समझने के लिए अलग से टॉपिक रखेंगे। अनुच्छेद 23 क्या है? अब सॉरी, यहाँ तक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। मैंने आपको पहले कह दिया कि एक एक पार्ट को लेंगे और उसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ यह इंपॉर्टेंट है कि अपने को यह अनुच्छेद याद हो जाएं। कैसे हो? तो ये लिखते हुए चलो, दोबारा लिखो और फिर रिवीजन करो बार बार। तो ये तीसरा कौन सा है? अपने तीसरे प्रकार का कौन सा है? तो तीसरे प्रकार का है अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, किसी मानव को उठाना, अपहरण करना, उसके किसी अंग को निकाल के बेचना, ऐसा कोई भी व्यापार वगैरह किया जाता है, मानव दुर्व्यापार। और बलात्श्रम, राजस्थान में एक प्रथा हुआ करती है सागड़ी प्रथा। और सागड़ी प्रथा में क्या होता था? जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी वेतन के केवल और केवल कुछ खिला पिला के और उससे काम लेना, गुलाम बना के, ये बलात्श्रम, ये सागड़ी प्रथा के तहत, बलात्श्रम के तहत आती थी। कौन सी? सागड़ी प्रथा। तो बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये दोनों चीज़ों का प्रतिषेध कौन से में है? अनुच्छेद 23 में। एक तो मानव दुर्व्यापार का और एक बलात्श्रम का। बलात्श्रम में क्या? जैसे मानव से बिना, बेगार प्रथा, सागड़ी प्रथा, ये इसी में आती है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों का नियोजन पर रोक। 14 वर्ष से बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने देना। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर, नियोजन का मतलब उनको काम पे लगाना, नियोजन पर रोक। ये कौन से में है? अनुच्छेद 24 में, नियोजन पर रोक। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक स्वतंत्रता जो सामान्य स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 19 में, फिर गिरफ्तारी से संबंधित और अपराध से संबंधित ये स्वतंत्रता, एक जीवन और जीने का अधिकार, और एक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये कौन सी में आ गई? स्वतंत्रता में। अब यहाँ बात करते हैं किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की। ये चौथे प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? धार्मिक स्वतंत्रता। फटाफट एक बार अपन इन चीज़ों को लिख लेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। आप लोगों को मैं फटाफट लिखवा देता हूं एक बार। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि अंतःकरण की, यानी कि मैं मन से किसी को भी मान सकता हूं। अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानना, धर्म कोई बाधा नहीं डाल सकता। मैं किसी भी धर्म को मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, धर्म को अबाध रूप से मानना। और अपन ने प्रस्तावना में भी, प्रकृति में भी धर्मनिरपेक्षता की बात करी थी, और इसमें यह बताया था कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी धर्म राज्य के लिए समान रहेंगे, राज्य का खुद का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मानने, प्रचार करने और धर्म के अनुरूप आचरण करने, ये एक व्यक्तिगत बात हो गई। धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई आदमी चाहे तो वो उसका अंतःकरण कर सकता है, उसको अबाध रूप से मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आचरण की स्वतंत्रता है उसको, उसके मतलब धर्म में जो जो चीज़ें होती है वो चीज़ें वो आचरण में ला सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों मतलब कोई आदमी किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित कोई कार्य है तो उनका वो प्रबंध कर सकता है। जैसे अपन भागवत का आयोजन करवाना, रामलीला का आयोजन करवाना, या फिर जैसे मुस्लिम धर्म में किसी प्रकार का आयोजन, या धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। राज्य इस पे कोई रोक नहीं लगाएगा, सब अपने अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जैसे मान लो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर लगाता है तो उन करों से मुक्ति प्रदान है। कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है कि वो कर चुकाए। तो किसी धर्म की ये नागरिकों को प्राप्त है ना, राज्य को नहीं है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो किसी धर्म के
की अभिवृद्धि, यानी कि मान लो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगा रहा है, तो किसी व्यक्ति को उन करों को देने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता। किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु राज्य द्वारा करों से मुक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है, जैसे मान लो अपने सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो पहली बात तो उस पर रोक है, और फिर भी दी जाती है तो कोई छात्र जरूरी नहीं है कि उसमें शामिल हो, यानी कि इस पे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। और फिर दूसरी बात, अगर कुछ चल भी रहा है ऐसा कि कुछ शिक्षा वगैरह दी जा रही है तो छात्र को फोर्स नहीं किया जा सकता उसमें भाग लेने के लिए। ये सब कौन से में है? 25 से 28 में। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। 27 में किसी धर्म को अबाध धर्म की अभिवृद्धि हेतु राज्य द्वारा करों से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। ये कौन से में है? चौथे प्रकार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। 29 और 30 इसमें अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो पांचवें प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? तो पांचवें प्रकार की है अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब ये दोनों को अलग अलग बांट दिया। ये तो रख दी 29 में, और ये धार्मिक शिक्षा वाला जैसे मदरसा वगैरह है, ये कौन से में है? 30 में। तो देखो, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी जो भी लिपि है उनका सुरक्षा करने का अधिकार कौन से में है? अनुच्छेद 29 में। तो आप लिख लीजिए 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार, ये कौन से में है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में ये देखो, बहुसंख्यकों को नहीं है धार्मिक शिक्षा के लिए, जैसे मदरसा वगैरह जैसी संस्थाएं खोल के और फिर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, ऐसा अनुच्छेद 30 में केवल और केवल किसको है? अल्पसंख्यकों को। तो अल्पसंख्यकों को ये मदरसा वगैरह में जैसे कोई टीचर वगैरह आते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प बन पड़ती है वो गवर्नमेंट करती है। तो अल्पसंख्यकों को ये क्यों किया गया होगा ऐसा? तो अपने देश में जब बंटवारा हुआ था तो अल्पसंख्यक यहाँ से भाग रहे थे, तो अल्पसंख्यकों को कहा कि भाई भागो मत, रुको यहाँ, हम आपको अलग से सुरक्षाएं प्रदान करेंगे, अलग से सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसीलिए ये अनुच्छेद जोड़े गए होंगे, अनुच्छेद 29 और 30, ताकि अल्पसंख्यकों को क्या लगे कि ये देश भी हमारा भी ये देश है। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में के द्वारा धार्मिक शिक्षा का अधिकार, ये कौन से में? अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। अब ये 5 प्रकार के अधिकार हो गए। इन सबको लागू नहीं होने पे या फिर किसी प्रकार से इनमें बाधा आने पे ये 6ठा प्रकार का है, जिसका प्रयोग करके नागरिक कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी क्या बनती है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इनको अधिकारों को नागरिकों को प्राप्त करवा सकता है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है, इसमें 2 चीजें आपको याद रखने की है कि पहली चीज तो इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके तहत आदमी कहाँ जा सकता है? तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट। और मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट कौन सी कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की। एक और एक्स्ट्रा करता है, वो हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार ये 32वां है। और दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखनी है वो आपको ये रखनी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। वैसे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं?
प्रस्तावना को अगर नाम लेके पूछ ले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो फिर आपको कहना अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा। नॉर्मली पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अब ये देख लीजिए। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सुरक्षा बल होते हैं, सुरक्षा बलों में जो व्यक्ति होते हैं, पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, इनमें जो व्यक्ति होते हैं इनको इतने मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जितने आम नागरिकों को है। कारण यह हथियार इनके साथ में रहते हैं, फिर ये राज्य का हिस्सा होते हैं, इस वजह से फिर इनके साथ में कुछ चीज़ें वगैरह ऐसी होती है जिससे लोक व्यवस्था वगैरह बनी रहती है, देश की एकता, अखंडता, ये सब चीज़ें इन्हीं पे निर्भर करती है। इसलिए संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में कमी। तो सैन्य बल या बोल दो सुरक्षा बल, सैन्य बलों या सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा कमी, ये संसद को पावर दी हुई है अनुच्छेद 33 ने। अनुच्छेद 33 ने संसद को क्या पावर दी हुई है कि सुरक्षा बल में जो व्यक्ति होते हैं उनके मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। अनुच्छेद 34 में क्या है, अनुच्छेद 34 में यह है कि देश में अगर क्या हो जाए, देश में अगर सैन्य शासन लग जाए तो सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर रोक। ये कौन से, अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 35 में यह है कि कुछ प्रवर्तन, तो अनुच्छेद 35 को अलग से पढ़ेंगे। कुछ है स्व प्रवर्तनीय, जो इतने अनुच्छेद हैं इनमें जो स्व प्रवर्तन का मतलब खुद से लागू होने वाले, स्व प्रवर्तनीय, और कुछ हैं जो संसद द्वारा प्रवर्तनीय हैं, संसद द्वारा प्रवर्तनीय। तो एक एक अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 12 से 35 को मैंने अच्छे तरीके से परिचित करवा दिया है आपको। 12 से 35 तक मैंने आपको शुरू से एंड तक क्या पढ़ाया है एक बार मैं बता देना चाहूँगा। पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनका अर्थ क्या है, और अर्थ को ढंग से समझने के लिए मैंने इनकी तुलना मानव अधिकारों से करी है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें यह बताई है कि संविधान में कहाँ पे स्थित हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि इसकी विशेषताएँ क्या है, मौलिक अधिकारों की विभिन्न विशेषताएँ क्या क्या हैं। और चौथी चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने प्रकार के थे और वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, तो इनके प्रकार। और पांचवी चीज मैंने क्या बताई है आपको, अनुच्छेद एक एक बता दिया 12 से 35 तक। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।